हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 1 जनवरी 2021 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विभाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करना होता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। बिल्कुल लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, क्योंकि लड़के हैं वे भी रो सकते हैं। इस प्रकार केवल लड़कियों को रोना चाहिए ऐसी भावना रखना रूढ़िवादिता कहलाती है। तो यहाँ पर उचित विकल्प यही हो गया। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती नहीं दे रहा है, यह तो बढ़ा रहा है। लैंगिक भेदभाव को कम भी नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है। लैंगिक समानता को भी नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल नहीं होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। कंपटीशन पर बढ़ावा नहीं देना है, प्रतिस्पर्धा पर बल देना नहीं है। इस प्रकार एनसीएफ भी कहता है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कहा जाता है प्रगतिशील की कक्षा में। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित भी नहीं करना है। इस प्रकार नहीं कहा जाता है प्रगतिशील कक्षा में। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। अब यहाँ पर अध्यापिका बच्चे कुछ कर नहीं सक रहे हैं, गतिविधि में कुछ समस्या आ रही है, उनको संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सहायता देने का प्रयास कर रही है इस प्रकार से। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह योजना कैसी है? बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। क्या यह अनुप्रेरित करेगी या निष्प्रेरित करेगी? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि डीमोटिवेट करेगी, उनको नकारात्मक प्रभाव डालेगी अधिगम में। तो ऐसा नहीं होगा, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल सही है। अधिगम के लिए क्या होगा? इसके फोल्ड होगा, उनको सहायता मिलेगी। आधारभूत संरचना की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर बच्चों को सहायता मिलेगी उनकी गतिविधि करने में। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगी। बिल्कुल गलत है। इस प्रकार वे समस्या या गतिविधि से भागने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे उनको जरूर सहायता मिलेगी और वो अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन तो नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है, सही है। परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक नहीं है, द्वितीयक है। और समकक्षी यानी उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी सामाजिकरण के द्वितीयक नहीं है, उसको प्रभावित करते हैं, प्राथमिक में ही आ जाएगा। तो यह भी गलत ही है, विद्यालय द्वितीयक में आएगा। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक नहीं है, परिवार प्राथमिक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। गलत है। एक आयाम में आप अच्छे हैं तो सभी आयामों में अच्छे होंगे, यह सत्य नहीं है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है सभी में। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तित्व विभिन्नताएं नहीं होती, गलत है। व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती ही हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं या यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार
किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग परंपरागत स्तर में कहते हैं थ्रू आउट द कन्वेंशनल लेवल अ चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज टाइड टू पर्सनल एंड सोसाइटल रिलेशनशिप्स। जो भी बच्चे की नैतिकता है परंपरागत स्तर पर या कन्वेंशनल स्टेज पर, यह क्या होता है जो समाज में उसके संबंध हैं या अपने खुद के जो नैतिक निर्णय हैं उस पर आधारित होते हैं। समाज उसको क्या कहता है इस पर आधारित होते हैं उसकी नैतिकता के निर्णय, ऐसा कहते हैं कोलबर्ग। तो यहाँ पर एक स्टेज आती है स्टेज 3 परंपरागत स्तर में, और वह है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन वांट द अप्रूवल ऑफ अदर्स एंड एक्ट वेज टू अवॉइड डिसअप्रूवल, एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन गुड बिहेवियर एंड पीपल बीइंग नाइस टू अदर। इसमें क्या होता है, बच्चे क्या दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, दूसरे जैसा यदि उन्हें अच्छा बोलेंगे तो वे उनका काम कर देते हैं, यहाँ पर उनकी नैतिकता है वो अच्छा या बुरा कहने पर निर्धारित होती है। तो इस प्रकार यदि आप उनको अच्छा कहेंगे तो वे नैतिक निर्णय या आपका कार्य कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा इस अवस्था में, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे उचित विकल्प परंपरागत स्तर पे कन्वेंशनल स्टेज है, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, प्रथापूर्व नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि बच्चा ये चाहता है कि नैतिकता इस प्रकार से दिखाता है कि मुझे जो समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग, वो अच्छा कहेंगे। तो इस प्रकार से होता है इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? अब देखिए लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है तो सांस्कृतिक उपकरणों पर महत्व देगा, गुणारोपण या अभिप्रेरणा संतुलीकरण पर नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में नहीं बताते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध भी नहीं बताते हैं, विकास का समीपस्थ क्षेत्र इस बारे में बात करते हैं, वाइगोत्स्की स्कीमा या मनोबंध की बात करते हैं जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है तो अमूर्त सोच का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। विचार या सोच में केंद्रीकरण क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट होगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच इस अवस्था में नहीं होती है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता संक्रियात्मक अवस्था में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2 कि विचार या सोच में केंद्रीकरण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, गलत है, सभी के लिए समान नहीं होती है विकास की दर। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऐसा भी नहीं है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ऐसा भी नहीं है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था सांवेदिक, मूर्त, फिर अमूर्त। बिल्कुल सही है, पहले संवेदना का विकास होता है, सेंस का विकास होता है हमारी संवेदी अंगों का, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो इस प्रकार चलता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अमूर्त पहले नहीं आता है, मूर्त पहले भी नहीं आएगा, सबसे पहले संवेदिक आएगा। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में,
अध्यापक के पक्ष पर असफलता भी नहीं, योग्यता आधारित समूह बनाना भी नहीं है आपको कि बच्चों को अलग अलग समूह में बांट दिया। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी हम वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, उसकी प्लानिंग में, उसकी योजना बनाने में यह महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस होना चाहिए बच्चों का, प्रदर्शन, इस प्रकार के ओरिएंटेशन होना चाहिए गोल्स का परफॉर्मेंस के परिप्रेक्ष्य में। अविभेदी समरूपी निर्देशों भी नहीं होने चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल यह भी सही है। अब यहाँ पर क्या है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, एक ही प्रकार का लक्ष्य है यहाँ पर, यानी एक ही प्रकार का सामर्थ्य है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए। अब सामर्थ्य कौन सा है यहाँ पर बताया नहीं गया है, अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 4, क्योंकि बच्चे के प्रत्येक सामर्थ्य को अधिकतम करना है, हमें एक ही को नहीं करना है, केवल परफॉर्मेंस वाले को। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र नहीं, विकलांग छात्र भी नहीं है। इसमें कहा गया है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस प्रकार के आप शब्द इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल तो करना चाहिए, हमें बताना है कि क्या नहीं करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनाना चाहिए, लेकिन शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उचित हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता नहीं होगी सृजनात्मक बालक में, क्रिएटिव चिल्ड्रन में। अपसारी चिंतन होगा, अलग अलग प्रकार से सोचता है बच्चा, कुछ नया निर्माण करके बताता है, तो यह अपसारी चिंतन से रिलेट किया जाता है, इसको संबंधित किया जाता है सृजनात्मकता को। अति सक्रियता या असतर्कता नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत नहीं टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता है सीखने वाले बच्चे हैं, तो अलग अलग विन्यास या अलग अलग एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझाना चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सभी के लिए एक ही प्रकार का टेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के बच्चे हैं, तो अलग अलग प्रकार से उन्हें परीक्षण करना है, उनका अलग अलग प्रकार से आकलन करना है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत नहीं करना है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को हटाना है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताएं बढ़ानी है बच्चों में, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन देखने से नहीं होगी। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल की नहीं होगी, लचीली प्रक्रिया होनी चाहिए। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है कि किस प्रकार समानता है, यहाँ पर एनालॉजी बताना है आपको कि समानता क्या है, यहाँ पर किस प्रकार आप समस्या हल करेंगे, ऐसा बढ़ावा देंगे आप, तो बिल्कुल सही समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, सुसाध्य होगा। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करने से समस्या समाधान सुसाध्य नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर भी नहीं होगा, यंत्रवद याद करने पर जोर देकर होगा। तो यहाँ पर सबसे
उपयुक्त विकल्प होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। जो भी मास्टरी ओरिएंटेड है कि बच्चे अच्छे से सीख जाए, प्रवीण हो जाए, इस प्रकार के लक्ष्य आपको निर्धारित करने पड़ेंगे यदि अधिगम की अभिप्रेरणा को बनाए रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, गलत बात है, संबंध है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली नहीं है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार आपको शर्मिंदगी नहीं लानी चाहिए कक्ष में। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, गलत है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, अच्छा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, गलत है। अनुकरण नकल करने से अध्यापन अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। क्या इसीलिए त्रुटियों का विश्लेषण करेगी? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अध्यापिका को समझ में आएगा कि बच्चे गलतियां कहाँ कर रहे हैं और वह कैसे सुधार सकती है, जिससे वह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सुधार सकती है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। इसलिए विश्लेषण नहीं करना चाहिए त्रुटियों का। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, गलती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, बिल्कुल सही है। अब अलग अलग टुकड़ों में सूचना प्रस्तुत करेंगे, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ कौन सी लिंक है, कौन सी सूचना किससे जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल बच्चों को सोचने में या सीखने में कठिनाई होगी। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे। अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो कठिनाई नहीं होगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा तब भी कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर कठिनाई तभी होगी जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय होगा, अधिगम नहीं होगा। निम्न उत्तेजना उच्च भय होगा, फिर अधिगम नहीं होगा। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, बिल्कुल इसमें अच्छा अधिगम होगा। सर्वोत्तम अवस्था है अधिगम की, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, गलत बात है। उत्तेजना तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं संरचनात्मक विचार के अनुसार। अधिगम में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर भी नहीं रहते हैं। संज्ञानात्मक विचार के अनुसार अधिगम में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 3 सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार है, बिल्कुल है। हम अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यह सुधार योग्य है। हमारी योग्यता बढ़ाई जा सकती है। योग्यता अटल नहीं है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। असफलता अनियंत्रित नहीं है, हम अभ्यास से असफलता को भी नियंत्रित कर सकते हैं, सफलता में बदल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, गलत है। प्रतिस्पर्धा ही प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर। पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यह भी गलत है। बार परीक्षाएं, यह भी गलत है। और ऑप्शन 4 करेक्ट है, सही है, क्योंकि अन्वेषण और संवाद से संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य का किस प्रकार प्रगति कर सकती है, किस प्रकार कार्य को अच्छा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं है, स्वनियमन है। ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की कि इस प्रकार बच्चे अपने से बात करके, व्यक्तिगत वार्ता करके खुद को रेगुलेट करते हैं, स्वयं को नियमन करते हैं, अपने आप को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार मैं इस समस्या का समाधान कर सकती हूँ या अपनी प्रगति कर सकती हूँ। तो ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट होगा। आत्मकेंद्रिता नहीं है, यह बात करते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक विकार भी नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ सबसे उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, गलत है। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना भी नहीं है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन 3 यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगा। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लक्ष्य होना चाहिए वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर हम ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं या केवल पर्यावरण के कारण हैं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है, इन पर संबंधित होता है या इन्हें हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रतिरूपित कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ सबसे उचित हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर 1 जनवरी 2021 सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।